बंद पात्र में जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया में साम्यावस्था पर जल और वाष्प के बीच में साम्य विद्यमान होता है। अभी हमने देखा कि वाष्पन की दर और संघनन की दर समान हो जाती है। यह स्थिति साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था को दर्शाने के लिए दो अर्ध तीरों का उपयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह है ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। यहाँ अभिकारकों तथा उत्पादों के साम्यावस्था मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। देखिए, साम्यावस्था पर जो जल और वाष्प का जो मिश्रण है वो मिश्रण साम्य मिश्रण कहलाता है। जल और वाष्प के साम्यावस्था में हमने ये देखा कि दोनों प्रक्रियाएं यानी जल का वाष्पन और जल का संघनन साथ साथ होती हैं। दोनों प्रक्रियाओं की दर समान होती है, इसलिए यह अवस्था गतिक साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रमों में प्रेक्षित होती है। अभी हमने भौतिक प्रक्रम का एक उदाहरण देखा था, इसी प्रकार रासायनिक प्रक्रमों में भी साम्यावस्था प्रेक्षित होती है। अब हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अन्य उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम ठोस द्रव साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे। इसका उदाहरण पूर्णरोधी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ जल एवं बर्फ का मिश्रण है। उपरोक्त मिश्रण में समय के साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर रहता है। ठोस द्रव साम्यावस्था को हम एक उदाहरण से समझेंगे। हम जल को एक इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखते हैं। इंसुलेटेड या पूर्णरोधी का मतलब है कि थर्मस और वातावरण के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जब जल और बर्फ का एक निश्चित मात्रा का मिश्रण थर्मस फ्लास्क में रखा जाता है तो समय के साथ न तो बर्फ का और ना ही जल का द्रव्यमान बदलता है और ना ही मिश्रण का ताप बदलता है। इसको हम साम्यावस्था से समझ सकते हैं। बर्फ और जल लगातार एक दूसरे में कुछ बर्फ के अणु जल में परिवर्तित हो रहे होते हैं और उसी समय जल के कुछ अणु बर्फ में परिवर्तित हो रहे होते हैं, यानी दोनों विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं, परंतु दोनों की दर कुछ समय बाद समान हो जाती है, यानी साम्यावस्था की स्थिति बन जाती है। इस वजह से दोनों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है क्योंकि दोनों परिवर्तनों की रेट्स सेम है। इस साम्य से हम ये कह सकते हैं कि बर्फ एवं जल किसी निश्चित ताप पर ही आपस में साम्यावस्था में विद्यमान होंगी, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी पदार्थ के लिए वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर उसकी द्रव और ठोस अवस्थाएं आपस में साम्यावस्था में रहती हैं वह पदार्थ का मानक गलनांक या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम दूसरे उदाहरण के बारे में बात करेंगे जिसे हम द्रव वाष्प साम्यावस्था में समझेंगे। द्रव वाष्प साम्यावस्था को अभी हमने विस्तार से समझा था। हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह निश्चित ताप जिस पर उसकी द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती है वो उस पदार्थ का मानक क्वथनांक या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। किसी पदार्थ का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है और उस स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब हम ठोस वाष्प साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो वो सीधे ही ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव में परिवर्तित हुए। ऐसे पदार्थों की यह प्रकृति उदरूपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर आदि ये ठोस हैं जो कि सब्लिमेशन दर्शाते हैं। सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी साम्यावस्था देखी जाती है। इसे हम आयोडीन के उदाहरण से समझेंगे। आयोडीन को जब किसी बंद पात्र में रखा जाता है, हम साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए बंद निकाय का उपयोग करते हैं, यानी जो भी अभिक्रिया या प्रक्रिया हम करा रहे हैं वो हमें बंद पात्र में करानी है, तभी साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है। आयोडीन की निश्चित मात्रा हम एक बंद पात्र में लेते हैं। धीरे धीरे बैंगनी रंग की वाष्प आयोडीन से निकलना शुरू होती है।
शुरू में वाष्प की तीव्रता बहुत अधिक होती है, कुछ समय बाद जो वाष्प है उसकी तीव्रता आकर स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में जब वाष्प की तीव्रता आकर स्थिर हो गई है, यह स्थिति साम्यावस्था को दर्शाती है, क्योंकि इस समय दो प्रक्रियाएं एक साथ होने लगती हैं, उनकी दरें समान हो जाती हैं। जैसे ही ठोस आयोडीन वाष्प में बदल रही होती है, उतनी ही वाष्प आयोडीन पुनः ठोस आयोडीन में बदल रही होती है, यानी दोनों प्रक्रियाओं की दरें समान हो जाती है और यह स्थिति साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। अब हम द्रवों में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम द्रवों में ठोस का संतृप्त विलयन भी गतिक साम्यावस्था दिखाता है। इसका उदाहरण जल में चीनी का संतृप्त विलयन में साम्यावस्था पर चीनी के घुलने की दर और चीनी के क्रिस्टलन की दर समान होती है। संतृप्त विलयन से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी दिए गए ताप पर दिए गए विलयन में यदि और अधिक विलय न घुले तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। जब जल की किसी निश्चित मात्रा में हम चीनी घोलते हैं, तो अगर हम लगातार और चीनी घोलने का प्रयास करें तो कुछ समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है। ऐसा विलयन संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें और अधिक विलय घुलना संभव ना हो। परंतु वास्तव में चीनी लगातार घुल रही होती है, परंतु इसके साथ साथ एक प्रक्रिया और हो रही होती है, जो कि है चीनी का क्रिस्टलीकरण। चीनी घुल भी रही होती है और वापस विलयन से क्रिस्टलीकृत भी हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि चीनी और घुलना बंद हो गई है। यह स्थिति भी साम्यावस्था की स्थिति होती है, जिसमें चीनी के घुलने की दर और उसके क्रिस्टलन की दर समान हो जाती है। अब हम द्रवों में गैसों की घुलनशीलता में गतिक साम्यावस्था को जानेंगे। इसका उदाहरण सीलबंद सोडा वाटर की बोतल में स्थिर ताप एवं दाब पर गैस के अविलय अणुओं एवं द्रव में घुले हुए अणुओं के बीच साम्यावस्था स्थापित रहती है। सीलबंद सोडा वाटर की बोतल में हम सभी जानते हैं कि CO2 गैस उपस्थित होती है। यहाँ CO2 गैस अवस्था में और CO2 विलयन अवस्था में, दोनों अवस्था में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में विद्यमान होती है। यहाँ साम्यावस्था हेनरी के नियम का पालन करती है। अब हम हेनरी का नियम समझते हैं। हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी ताप पर दी गई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी विलायक के ऊपर जितना अधिक दाब रखा जाएगा, उतनी अधिक मात्रा में गैस उसमें विलयशील होगी। जब सोडा वाटर की बोतल को सीलबंद किया जाता है तो अत्यधिक दाब पे किया जाता है। इसका मतलब CO2 अधिक मात्रा में घुलनशील हो जाती है। परंतु जैसे ही सीलबंद बोतल का सील हटाया जाता है तो दाब में कमी आती है, और हेनरी के नियम से दाब में कमी से गैस की घुलनशीलता भी कम हो जाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही बोतल का ढक्कन हटाया जाता है, CO2 वायुमंडल में जाना शुरू हो जाती है और एक नए साम्यावस्था को प्राप्त होती है। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण। अभी हमने भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अनेक उदाहरण समझे। इन सभी उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्लोज सिस्टम की आवश्यकता होती है। साम्यावस्था पर दोनों विरोधी प्रक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं और निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। जैसे द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प दाब स्थिर होता है, ठोस द्रव साम्यावस्था में बर्फ और जल का जैसे द्रव्यमान स्थिर था। इस प्रकार से ये कुछ भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण हैं।